हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पटना से उड़ान भरते ही विमान में आग लगी, पक्षी के टकराने से इंजन जला, 10 मिनट तक 185 यात्री हवा में अटके रहे। तो दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर रविवार को स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 725 के इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। आग लगने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। तो दोस्तों, आग लगने से इंजन से धुआं निकलने लगा। इसी के साथ ही विमान ने रविवार दोपहर 11:55 पर उड़ान भरी थी और 12:20 पर विमान में धमाके के साथ आग लग गई। 10 मिनट बाद पायलट ने सूझबूझ से विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया। तो दोस्तों, DGCA का कहना है कि पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगी। इसके बाद विमान की सेफ लैंडिंग करवाई गई। सभी यात्री एयरपोर्ट के अंदर ही है। दूसरी फ्लाइट से सभी को दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट के उड़ान भरते ही उसमें तेज धमाका हुआ। आवाज इतनी जोरदार थी कि सभी सहम गए। इसके बाद आग की लपटें उठने लगी। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। तो दोस्तों, घटना के तुरंत बाद ही पटना के सभी बड़े अफसर एयरपोर्ट पर पहुंचे। SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि विमान के एक विंग में आग लग गई थी। इसी के साथ ही DM चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह बड़े हिट का मामला हो सकता है। फिलहाल जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी। 4 साल पूरे किए बिना जॉब नहीं छोड़ सकेंगे। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेज छुट्टी का और अवार्ड का था। एयरफोर्स ने साफ किया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सिक लीव भी मिलेगी। तो दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFS और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया है। इसी के साथ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्ति को आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। PM मोदी ने दिया सफाई का संदेश। दिल्ली में प्रगति मैदान अंडरपास का उद्घाटन किया। टनल में प्लास्टिक बोतल देख खुद हटाई। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत 5 टनल का उद्घाटन किया। इसके बनने से 30 मिनट का सफर 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली में जाम से राहत मिलेगी। वहीं टनल उद्घाटन से पहले एक अजीब वाकया हुआ। तो दोस्तों, उद्घाटन से पहले PM मोदी इसी टनल से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। टनल से आते वक्त वे कुछ मिनट पैदल भी चले। इस दौरान उन्होंने टनल में पड़ी प्लास्टिक की एक बोतल देखी तो खुद ही उसे उठाया और डस्टबिन में डाला। इसी के साथ दोस्तों, अपने संबोधन में मोदी ने कहा, इतने कम समय में इस कॉरिडोर को तैयार करना आसान नहीं था। जिन सड़कों के आसपास यह कॉरिडोर बना है वे सड़कें दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कें हैं। इस सभी मुश्किलों के बीच कोरोना आ गया, लेकिन यह नया भारत है। समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए प्रयास भी करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिंग रोड स्थित प्रगति पावर स्टेशन से शुरुआत होने वाली करीब 1.6 किमी लंबी टनल नेशनल स्पोर्ट्स क्लब के नजदीक तक पहुंचा देगी। इसका फायदा पूर्वी दिल्ली के साथ गाजियाबाद व नोएडा के लोगों को भी मिलेगा। भैरव मार्ग व मथुरा रोड के जाम में फंसे बगैर वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। वही मथुरा रोड की भी आवाजाही आसान होगी। इसी के साथ DPS मथुरा रोड से भगवान दास टी पॉइंट के बीच के 4 सिग्नल हट जाने से ITO चौक पहुंचना भी मिनटों में हो सकेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम, मेघालय और त्रिपुरा में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई लोगों की मौत। जानिए भारी बारिश के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के हाल। दोस्तों, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर इलाके में तबाही मचाई हुई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, यहाँ कई लोग बेघर हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं, फसलें नष्ट हो गई है, साथ ही सड़क
भी टूट गई है। तो दोस्तों यहाँ आई प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग राहत शिविरों में रहकर इस आपदा के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों असम में करीब 3000 गाँव में बाढ़ आई है और 43,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। कई तटबंध, पुलिया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी के साथ दोस्तों मेघालय में भी अचानक बाढ़ ने जोरदार त्राही मचा दी है। दक्षिण गारो हिल्स जिले के बाघमारा में अचानक आई बाढ़ से 3 और सीजू में भूस्खलन से 1 की मौत की खबर सामने आई है। इसी के साथ दोस्तों त्रिपुरा में शुक्रवार से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण राज्य में 10,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। तो वहीं पिछले 1 महीने से ट्रेन सेवा बाधित है। अधिकारियों ने कहा है कि इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद गुरुवार को त्रिपुरा और देश के बाकी हिस्सों के बीच सतही संपर्क टूट गया है। इसी के साथ दोस्तों पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के पानी ने एक बांध को जलमग्न कर दिया है, जो एक पन बिजली परियोजना के लिए निर्माणाधीन था। इसी के साथ दोस्तों मणिपुर में इम्फाल वेस्ट जिले में बाढ़ की वजह से एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में 72,000 से ज्यादा हुए सक्रिय कोरोना मरीज। आज फिर सामने आए 12,000 से ज्यादा नए मामले। तो दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आए दिन 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 12,899 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 15 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों हर दिन बढ़ रहे संक्रमितों के कारण कोरोना के सक्रिय मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अब देश में 72,474 सक्रिय कोरोना मरीज है। एक दिन में 4,000 से ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। वहीं देश में अब कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 5,24,855 हो गई है। इसी के साथ दोस्तों राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1534 नए मामले सामने आए व 3 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक होम आइसोलेशन में 3,370 मरीज उपचाराधीन है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आईसीयू में 70, ऑक्सीजन पे 79 व वेंटिलेटर पे 13 मरीज भर्ती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिटकॉइन 61,000 और इथेरियम में 2,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट। डॉजकॉइन और यूएसडी कॉइन में तेजी। तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बिटकॉइन दोपहर 1 बजे 3.83% की गिरावट के साथ 15.46 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा है। इस दौरान इसकी कीमत में 61,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं इथेरियम की बात करें तो बीते 24 घंटों में इसकी कीमत 3.70% की गिरावट देखी गई है। यह 2,564 रुपए से घटकर 80,907 रुपए पर आ गया है। हालांकि डॉजकॉइन और सोलाना में आज तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सोलाना, डॉजकॉइन और यूएसडी कॉइन में आज बढ़त देखी है। डॉजकॉइन में 7.25% और सोलाना में 3.92% की तेजी देखने को मिली है। वहीं यूएसडी कॉइन में 0.25% की तेजी देखी गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार को 21 तक जलाने की साजिश, दिल्ली से प्लानिंग। कोचिंग वाले युवाओं का वीडियो दिखाकर हिंसा के लिए भड़काते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की आग में पूरा बिहार बीते 4 दिन से झुलस रहा है। इस दौरान एक पैसेंजर की मौत हो गई है तो 15 ट्रेनों को फूंक दिया गया है। तो दोस्तों बिना नेता का आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया है। तो दोस्तों पड़ताल में पता चला है कि इस साजिश में कई कोचिंग संचालक भी शामिल है। इसके बाद उनका स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंचे तो चौंकाने वाली बात सामने आई। हमें पता चला कि बिहार को 21 जून तक जलाने की प्लानिंग है। बिहार में हिंसा की प्लानिंग या कहे तो पटकथा दिल्ली में बैठे लोगों ने रची है। वे अपने नेटवर्क के सहारे स्थानीय कोचिंग संचालकों से संपर्क करते हैं और उन्हें लड़कों को तैयार करने का आदेश देते हैं। इसके बाद संचालक युवाओं की भावनाओं को भड़काते हैं। इसके लिए बकायदा वीडियो का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में बादलों का डेरा, लगातार 3 दिन बारिश का अलर्ट। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बारिश से मौसम सुहाना है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार से ही रोजाना हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। तो दोस्तों बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से तापमान में भी कमी
दर्ज की गई है। तो दोस्तों अगर 19 जून की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली में बादलों के डेरे के बीच न्यूनतम तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के लिए अगले 3 दिन भी गर्मी से राहत भरे रहने वाले हैं। IMD की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आज से 21 जून तक हल्की बारिश की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 20 से 25 जून तक के लिए मानसून के पहुंचने की संभावना जाहिर की है। ऐसे में प्री मानसून गतिविधियां और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है। हरियाणा के गुड़गांव में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोहम्मद शमी को नहीं मिलेगी T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह, नेहरा जी की भविष्यवाणी। तो दोस्तों तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने हालिया सालों में खेल के 3 प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से शमी को T20 इंटरनेशनल में मौका नहीं मिला है। अब भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को लगता है कि मोहम्मद शमी T20 विश्व कप के लिए प्लान का हिस्सा नहीं है। शमी IPL 2022 में आशीष नेहरा की कोचिंग वाली गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा थे। तो दोस्तों नेहरा ने क्रिकेट बस से कहा है कि ऐसा लगता है कि वह T20 विश्व कप के लिए मौजूदा प्लान में शामिल नहीं है, लेकिन हम सभी को शमी की क्षमताओं के बारे में पता है। भले ही वह इस साल के T20 विश्व कप में नहीं खेलते हैं, लेकिन भारत जरूर अपने घर पर साल 2023 में होने वाली विश्व कप के लिए उनके नाम पर विचार करेगा। इसी के साथ दोस्तों मोहम्मद शमी फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वह मेजबान टीम के खिलाफ 5वें एवं अंतिम टेस्ट मैच की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह 5वां टेस्ट मैच पिछले साल स्थगित हुई टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। 31 साल के शमी ने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल गेम साल 2021 के T20 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ खेला था। उसके बाद से शमी टीम में जगह बनाने में विफल रहे हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।